हे एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर को पढ़ेंगे, ठीक है, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 इन योर क्लास 12 एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है ये। अब इस चैप्टर को भी हम पिछले चैप्टर की तरह 3 वीडियोज़ में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी 3 वीडियोज़ होंगी। पार्ट 1 में हमारे EU है, जो ये वाली वीडियो है, यूरोपियन यूनियन, आपका पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में ASEAN के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में चाइना रिलेटेड जो भी है ये सब आपका पार्ट 3 में। तो आपने सारे पार्ट्स देखने हैं, कोई भी मिस नहीं करना, और चैप्टर भी अपना जाके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो पे डिपेंडेंट हो गए, तो आपने अपना चैप्टर भी पढ़ना है और सारे पार्ट्स देखने हैं। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक हिस्ट्री, हम एक कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। हिस्ट्री कहाँ पे थी, जिसकी वजह से हम ये जो हम कंटेम्प्रेरी पावर सेंटर्स है इसके ओरिजिन्स कहाँ पे लाई करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का कहाँ से हमारा पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 जब हमारी खत्म हुई तो उसके बाद ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक फेज़ आया। ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसकी वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पावर सेंटर्स में शिफ्ट आया। ठीक है, अब जैसे कुछ तो पावर्स थी जो पहले भी पावर्स थी, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो सुपर पावर्स बन गई। ठीक है, उनका जो चेंज था वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव था। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका US आ जाएगा, आपका रशिया आ जाएगा। ये दोनों इसमें एग्जांपल, क्योंकि ये सुपर पावर्स बन गई ना, पहले भी पावर थी बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सुपर पावर्स बन गए। फिर नेगेटिव एग्जांपल आ जाएगा इसमें, जो पहले थे प्रोमिनेंट प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल इटली। इटली ये मेजर प्लेयर था वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। आज तक भी देखो आप, इटली को किसी की पड़ी नहीं है, मतलब बस है, इटली है, किसी को नहीं पड़ी। कोई किसी को शायद याद भी नहीं कि कितना बड़ा मेजर प्लेयर था ये वर्ल्ड वॉर 2 का, या उससे भी पहले की हिस्ट्री में कितना सिग्निफिकेंस था इसका मॉडर्न हिस्ट्री में। अब किसी को नहीं पड़ी, तो इसमें भी एक चेंज आया है ना। फिर एक थर्ड टाइप का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, न्यू वर्जन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, न्यू वर्जन या मॉडिफिकेशन कह लो आप, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी हुआ करती थी उनके एक अलग टाइप के वर्जन आ गए। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूरोपियन आइडेंटिटी तो पहले भी थी, यूरोपियन आइडेंटिटी पहले भी थी, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया उसको एक अलग टाइप की यूनाइटेड आइडेंटिटी में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अदरवाइज पहले तो ये लड़ रहे थे ना, तभी तो इन्होंने आपस में लड़ लड़ के वर्ल्ड वॉर्स करा दी इन लोगों ने। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखते हो एक अलग टाइप की आइडेंटिटी आ रही है, जो कि ऑब्वियसली अलग है, बट वो स्टिल वो उसका ओरिजिनल एलिमेंट उसने रिटेन करा है कि हाँ यूरोपियन, बट अब वो यूनाइटेड है। ठीक है, और फिर हमारा ये दूसरा रीजन, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, जो पहले इतना सिग्निफिकेंट था भी नहीं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना इसका सिग्निफिकेंस आ गया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज वहाँ पे काफ़ी टाइम तक थी या हैं अभी भी। तो ASEAN वहाँ पे आ जाएगा। फिर ऑब्वियसली हमारा अल्टीमेट प्लेयर, सबका हीरो, हमारा चाइना। ठीक है, ये अब भी इवन आज के टाइम में भी US को चैलेंज कर रहा है पूरा पूरा सुपर पावर के स्टेटस के लिए, है ना। तो चाइना का डोमिनेंस जो है, सबने देखा है कि कहाँ से ये कुछ भी नहीं था और फिर कितना ज़्यादा इसने, मतलब इंडिया से भी हालत ख़राब थी चाइना की, बट अब आज यहाँ पे सिचुएशन है कि चाइना इज़ अ सुपर पावर विच इज़ चैलेंजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, इसके बेसिस पे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 2, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब वर्ल्ड वॉर 2 जब हमारी ख़त्म हुई, ठीक है, तो यूरोपियन लीडर्स के सामने एक क्वेश्चन आया, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ यूरोप। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ क्वेश्चन ऑफ यूरोप। ये वही सेम चीज़ है जो अभी हमने बात करी कि यूरोपियन जो आपका कॉन्टिनेंट था, इसके पास थी 2 चॉइसेस। या तो ये अपनी ओल्ड राइवलरीज पे वापस जा सकता था, या फिर ये कुछ न्यू फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता था जो उसमें इतना खून खराबा ना हो, जिसकी वजह से इन्होंने ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर्स करके इतना सारा तबाही मचा दी। तो ऑब्वियसली हमें पता है इन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज़ करा। इन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करा, जिसमें एक इंटीग्रेटेड यूरोपियन आइडेंटिटी को प्रमोट करा गया, एनकरेज करा गया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी एक आइडेंटिटी को अपहोल्ड करते हो, अलग अलग मिलके लोग जब एक आइडेंटिटी, अलग अलग आइडेंटिटीज़ जब मिलके एक आइडेंटिटी को अपहोल्ड करने लगती हैं, वो सारी जॉइन हो जाती है ना उसमें, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो दे दिस प्रोसेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम उस टाइम से। यूरोपियन यूनियन ऑब्वियसली अभी नहीं आया था, तो बट ये उसका हिस्टोरिकल ये उसका एक बैकग्राउंड है कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, कोल्ड वॉर वाला जो ज़माना था उसमें USA प्रोवाइडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, उसको रीबिल्ड करने में, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में, कुछ भी कह लो आप। तो अमेरिका ने ढेर सारी उसको हेल्प प्रोवाइड करी थी वापस उसको बनाने में। दैट इज़ कॉल्ड मार्शल प्लान। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आ जाएगा नेटो। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, चैप्टर 1 जो था हमारा, उसमें हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके। तो उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वॉर्सो जो पैक्ट था हमारा, वॉर्सो पैक्ट था ना, तो तब हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये हमारा इस चैप्टर में नेटो आ जाएगा सिमिलरली। ठीक है, बट ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से है, ये वेस्टर्न ब्लॉक के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, तो इन्होंने वही सेम चीज़, कलेक्टिव सिक्योरिटी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि अगर आप इस ट्रीटी के पार्ट हो, तो अगर उस ट्रीटी के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो आप सारे हेल्प करने, बाकी के सारे मेंबर्स हेल्प करने पहुंच जाएंगे उस कंट्री को, या जो भी उस कंट्री पे अटैक कर रहा है उससे लड़ने पहुंच जाएंगे। ठीक है,
तो अगर आप इसके मेंबर हो तो ये होता है। दैट वाज कॉल्ड नेटो। तो ये भी एक यूरोपियन सिंगल आइडेंटिटी को बनाने में इसका भी एक वो था कंट्रीब्यूशन। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है OEEC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हाँ कोऑपरेशन, कॉर्पोरेशन नहीं कोऑपरेशन। अब ये OEEC मार्शल प्लान के अंडर ही था, ठीक है, इसी के अंडर था ये। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनको एड पहुंचाई गई इसके द्वारा। ऑब्वियसली वही उसी का पार्ट है, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है बेसिकली, आपने इतना जानना है। और बाकी थोड़े इन सब के ईयर्स वगैरह याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आपको एक आइडिया टाइमलाइन अगर आपने बनानी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ईयर्स दिए हुए हैं तो आप उसको ध्यान में रख लेना, जैसे इसके लिए 1948 दिया हुआ है OEEC के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या था? द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश्ड इन 1949 वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी इन 1957। ये हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है। तो बेसिकली ये सारे जो अलग अलग टर्म्स हैं ये उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे यूरोपियन सिंगुलर जो आइडेंटिटी हम जिसकी जो अल्टीमेटली जाके EU में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी EU आया नहीं है बट अल्टीमेटली वो उसका बाद में रिजल्ट है। बट ये प्रोसेस तो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था ना, 1945 से स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर एंड के उसके बाद। तो ये अलग अलग उसमें टर्म्स हैं, आपको ये मेंशन जरूर, इनको याद जरूर होना चाहिए, आपको मेंशन करनी आनी चाहिए और इन पे हर किसी पे एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो काउंसिल ऑफ यूरोप क्या था? वॉज अनदर स्टेप इन, ये आपका था पॉलिटिकल कोऑपरेशन। और जो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये तो नाम में ही है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे था। तो ये सारे हमारे अलग अलग स्टेप्स थे इसको बनाने में। फिर 1992 में EU गेट्स एस्टैब्लिश्ड। अब EU 1992 में और कुछ भी हुआ था, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था व्हाट, सोवियत यूनियन का कोलैप्स, वो हुआ था 1991 में, एक्चुअली 1991 में। और नेक्स्ट ईयर में आपका ये आ जाता है, EU बन जाता है। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने बेसिकली जो यूरोपियन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन था उसको कर दिया एक्सेलरेट, ठीक है, तेज़ कर दिया उसको कि अब तो जल्दी जल्दी बनाओ, जिसके चक्कर में ये जल्दी से हमारा आ गया था EU, ठीक है। यहाँ से हमारी एक्चुअल स्टोरी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाती है। अब EU जो है, हाँ, collapse of Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of EU. Foundation was thus laid for a common foreign and security policy. Common यानी अब ये एक सिंगल ब्लॉक की तरह एक्ट करने वाला था ऑफिशियली, ठीक है। EU आपने नाम दे दिया, तो जो इसके मेंबर्स होंगे वो सारे इनकी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, जस्टिस वगैरह पे और होम अफेयर्स पे इनके कॉमन अग्रीमेंट होंगे। और एक सिंगल करेंसी का इन्होंने वो भी क्रिएट कर दिया था कि एक सिंगल करेंसी होगी हमारी, इन्होंने न्यू करेंसी बनानी है हमारी, ये जो इनका जो यूनियन है उसी की एक सिंगल करेंसी बना दी विच इज़ कॉल्ड आपका यूरो, ठीक है, यूरो। तो अगर कोई पूछता है कि यूरो क्या है तो ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है। ओवर टाइम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन, कि पहले तो सिर्फ इकोनॉमिकली आपने इसको क्रिएट करा था बट फिर इसका नेचर वाइज ये पॉलिटिकल भी बनता गया, ठीक है। EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट अगर इसकी वीडियो नहीं देखी हुई है, वो क्लास 11 वाली है, तो चैप्टर 7 है, तो वो देख लेना। तो नेशन स्टेट क्या होता है? अभी आपका था पहले सिर्फ एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था EU, ठीक है। अब वो हटा के आप उसको आपने एक पॉलिटिकल एलिमेंट दे दिया कि वो पॉलिटिकली भी ऑपरेट करने लग गया। अब पॉलिटिकल उससे भी वो बढ़ के अब खुद को वो नेशन स्टेट की तरह बिहेव करने लग रहा है कि हम तो एक आइडेंटिटी है, हमारा है यूरोपियन नेशन, ठीक है। बेसिकली एक कंट्री की तरह ही बोल सकता, बट नेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, तो ये नेशन बन गया, तो नेशन की तरह एक्ट कर रहा है आपका EU, ठीक है। तो नेशन बनता गया ये। अब इसके हम थोड़े से फंक्शंस जान लेते हैं। EU क्या क्या एंजॉय करता है? इट एंजॉयज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इसका इतना सिग्निफिकेंस हो गया कि ये जो इसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में इसकी है, अच्छी खासी है। वर्क्स एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। WTO क्या है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये एज अ सिंगल ब्लॉक ऑपरेट करता है। सिंगल ब्लॉक ऑपरेट करता है तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी ना अगर आप सिंगल ऑपरेट करोगे, क्योंकि आप पहले अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज थे, फिर आपकी सिग्निफिकेंस उतनी होती नहीं। बट अब अगर आप एक ब्लॉक में यूनाइटेड हो गए हो, ठीक है, अगर आपकी इतनी सारी छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं अब वो एक ब्लॉक में यूनाइटेड हो चुकी हैं, तो आप वो उस एक ब्लॉक को इग्नोर नहीं करा जा सकता, तो आपकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO ट्रेड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली उसमें EU एज एन इकोनॉमिक आइडेंटिटी, क्योंकि ओरिजिनली तो वही था ना, तो वो वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे काफ़ी रोल प्ले करता है। पावरफुल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, फ्रांस एंड EU मेंबर होल्ड्स परमानेंट सीट इन ऑफ द UNSC, ठीक है। अब इसकी ढेर सारी पावर है, पॉलिटिकली भी डिप्लोमेटिकली भी वही सेम चीज़। फ्रांस फॉर एग्जाम्पल एक ये EU कंट्री आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और ये UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है। याद रखना कि ब्रिटेन नहीं है,
EU का मेंबर। ब्रेक्जिट जो हुआ था ना, ब्रेक्जिट जिसको ढेर सारे लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, ब्रेक्जिट जो चीज़ हुई थी उसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था EU से, ठीक है, तो वो अलग हो गए थे। तो सिर्फ फ्रांस है EU का मेंबर जो कि परमानेंट सीट भी होल्ड करता है। अगर ब्रिटेन होता तो 2 मेंबर्स होते, बट क्योंकि सिर्फ फ्रांस है जो परमानेंट सीट होल्ड करता है, तो आप एक ही मेंबर है EU का जो UNSC का मेंबर भी है, परमानेंट मेंबर, आई मीन। EU हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी इसका एक अच्छा खासा वो आप इसको इसकी एक स्ट्रेंथ कह सकते हो, और ऑब्वियसली फिर इसका फंक्शन भी हो ही जाएगा ना। तो फिर वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, EU बहुत कुछ स्पेस में काफ़ी आगे है। आपने जैसे वो चीज़ सुनी होगी, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, ठीक है, तो वो वहीं पे था, यूरोप में। वो ढेर सारी स्पेस वाली टेक्नोलॉजी या जितना भी आपका ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे वो आपका EU करता रहता है, उसमें उसको प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। तो वो भी उसका एक फंक्शन है। आपके जो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको ढेर सारा वो आगे बढ़ा के लेके जा रहा है, उसका फंक्शन भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। और क्या, अब हमारे इसके आ जाएंगे इश्यूज़, थोड़े से इश्यूज़ में क्या है, अब है तो ये घूम फिर के यूनियन ना, चाहे आप इसको जितना भी नेशन स्टेट बनाने की ट्राई करो, बट है तो यूनियन ना। नेशन स्टेट तब होता कि मतलब आपकी जो इंटरनल जितनी भी वो हैं कंट्रीज वाली आइडेंटिटी, वो थोड़ी और डाइल्यूटेड हो जाती है, बट वैसा तो है नहीं, कंट्रीज तो एग्जिस्ट करती हैं। अब वो एग्जिस्ट करती है तो उनके खुद के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज ऑफ मेंबर्स आर एट ऑड्स विद ईच अदर ऑफ्टन, ठीक है। ज़्यादा टाइम क्या होता है, या कई बार क्या होता है, अब आप तो हो मेंबर इसके EU के, बट आप अलग अलग कंट्रीज भी तो हो, आपके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी तो हैं, ठीक है। अब ये वाली कंट्री सपोज करो, ये जो कंट्री A है आपकी, ये इस साइड के इसकी जोग्राफिकल लोकेशन इधर है। अब इसके इंटरेस्ट में कुछ यहाँ पे जो है वो सपोज करो, ये कंट्री जो B है हमारी, इसको नहीं मैटर करता, इसको इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसका क्या लेना देना है इससे, बट कंट्री A का इससे बहुत लेना देना है, ठीक है। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट आ गया इनके इंटरेस्ट में, तो दैट इज कॉल्ड अपना इंडिविजुअली जो इनके इंटरेस्ट है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके फॉरेन रिलेशंस में या डिफेंस पॉलिसीज में। अब अगर एक कंट्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कंट्री A, दूसरी कंट्री B पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब कंट्री B बोले कि भाई ये जो साथ वाली दूसरी एक कंट्री है, ये कंट्री D, इससे तू दुश्मनी मोड़ ले, ठीक है। A को कह रहा है, ए कहाँ से दुश्मनी मोड़ लेगा, जब इसका नेबरिंग कंट्री है, उसको कुछ तो इसके साथ थोड़ा वो करना पड़ेगा ना मैनेज, क्योंकि पास में, वरना लड़ाई हो जाएगी। B तो इतनी दूर से बहुत कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसका तो है नहीं ज़्यादा पास, तो इनके पर्सनल जो इंटरेस्ट है अलग अलग हो जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी भी इनकी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस आएगा तो अब है तो दोनों EU के मेंबर है, तो फिर EU की पॉलिसी ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, किस साइड जाए EU, तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज एन इशू। फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज, अगेन डिफेंस पॉलिसीज जो है आपकी, उसमें भी जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, उसमें भी सेम ऐसा ही वो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपस में इनका डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट कलेक्टिव बिहेवियर। अब इंडिविजुअली वो एक चीज़ कह रही है कोई कंट्री, ठीक है, कि अकेले में वो क्या बोल रहा है, वो एक चीज़ बोल रहा है, बट जब कलेक्टिव चीज़ का पार्ट है वो उसका दूसरी चीज़ बोल देता है वो। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है ना, कि जैसे कई बार आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो जब, तो आप साथ में मिलकर कोई अग्रीमेंट या डिक्लेरेशन दे देते हो अपना, ठीक है, कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बट इंडिविजुअली आप बिल्कुल ही अलग बिहेवियर देते हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये EU का इशू है। अब आपकी फिर EU एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका रेलेवेंस क्या रहेगा जब उसके मेंबर्स इंडिविजुअली उठपटांग बिहेव कर रहे हैं और फिर EU में आके कुछ और बोल जाते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव मतलब सारे साथ में जब होते हैं, ठीक है, जब सारे साथ में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बिहेवियर। फिर थर्ड हमारा डीप सीटेड यूरोस्केप्टिसिज्म अबाउट द EU's इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। अब यूरोस्केप्टिसिज्म एक टर्म है, स्केप्टिकल होना मतलब कि आपको श्योरिटी नहीं है कि कोई जो क्लेम है या कुछ भी बात कही जा रही है वो कितना वैलिड है या सही है, ठीक है। एक यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशनिस्ट, जैसे इंटीग्रेशन जो वर्ड यूज़ करा था कि एक आइडेंटिटी में बनाना है हमको, ठीक है, उसको लेके ढेर सारे EU मेंबर्स को या यूरोपियन कंट्रीज़ को एक स्केप्टिसिज्म रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब इसमें कितनी रिलायबिलिटी है, हम इसमें आए पूरी तरह नहीं आए, ठीक है। तो जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, उसने एग्जिट इसलिए तो करा था, उसको प्रॉब्लम्स होने लग गई थी EU से, तो उन्होंने एग्जिट ही कर दिया ना EU से। सो दैट इज कॉल्ड, तो ये लिमिट कर देता है EU के फंक्शंस को, EU की पावर को ये लिमिट कर देता है, ठीक है। EU की पावर लिमिट हो जाती है इससे, इन सब इश्यूज़ से। तो ये था हमारा EU वाला, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट अपने उस पर पढ़ेंगे ASEAN पे, विच वी विल टॉक अबाउट इन पार्ट 2। तो आपको पार्ट 2 वाली वीडियो देखनी होगी इसके लिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट्स में पूछ लेना आप उनको कमेंट्स में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी तो। बाकी पार्ट 2 देखना है, फिर पार्ट 3 भी आएगा हमारा। पार्ट 3 में हम चाइना वाला स्टफ़ डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में ASEAN है हमारा, ठीक है। बाय।